कि किस तरह से मुसलमानों की संपत्ति को अडानी के हाथ में बेच दिया जाए। यह कानून बन रहा है जिसको देश के दो बड़े द्रोही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं। इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। दे आर द ट्रेटर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन पीपल। बीजेपी से भी बड़े वो लोग गद्दार हैं। कुणाल कामरा तो गद्दार किसी और को कह रहा है। मैं खुलेआम इस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड को गद्दार कहता हूं और चंद्रबाबू नायडू को गद्दार कहता हूं। तो देश की हालात जो है वो दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। आपको रेल यात्रा अगर करनी है तो जो सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में बिठा देंगे, वो आपको बाथरूम में बिठा के सफर कराती है। ऑल दोज हु आर हॉस्टलर्स मस्ट बी नोइंग दैट। आई विल नॉट टेक लॉन्ग सर, जस्ट वन स्टेटमेंट। माय वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड एंड दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर रतन लाल अभी एक बहुत जबरदस्त बात बोले। ओबीसी शेर है, लेकिन वो शेर सोया हुआ है और इस शेर को अगर उठा दिया जाए तो दोबारा जाकर सो जाएगा। हमारे ही लोग मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, हमारे ही लोग मस्जिदों के आगे जाकर डीजे बजा रहे हैं, हमारे ही लोग इनकी पालकी ढो रहे हैं और हमारे बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। हमारे लोगों को दवाई नहीं है और हमारी जनता जो है बिना नौकरी के, बिना किसी रोजगार के सड़कों पे घूम रही है। और हम लोग आज इसमें मैं एक बात कह के समाप्त करना चाहूँगा। पंकज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कुर्था में बाबू जगदेव प्रसाद को लेकर कि उनको कुंदा मारा गया था। कुंदा नहीं, गोली मार दी गई थी। उनकी मृत शरीर लाश पड़ी हुई थी और जिन लोगों ने गोली मारी थी जो सवर्ण समाज के लोग थे, चुनौती दिया था कि कोई इनकी लाश को छूने आ जाएगा तो हम उसे भी यही हश्र करेंगे। जानते हैं कौन दो लोग सबसे पहले गए थे? राम लखन सिंह यादव और बीपी मंडल सबसे पहले। और उन्होंने बिना पुलिस के उनके शरीर को एक सम्मान पूर्वक वहां से उठाकर पीएमसीएच लाने का काम किया था। तो ये अगर ओबीसी एकता रहेगी जो कवि त्रिवेणी संगम में दिखी थी, और तमिलनाडु मैं तेलंगाना के लोगों से खास तौर से कहता हूँ, पूनम प्रभाकर जी भी श्रीनिवास गौड़ जी से खास तौर से अपील करता हूँ कि आपके यहाँ जो मुद्दिराज है, आपके यहाँ जो विश्वकर्मा है, आपके यहाँ जो यादव हैं, आपके यहाँ जितने ओबीसी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो राज आप ही का रहेगा। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलस। उनकी मजबूरी थी कि वो कुछ हद तक उन लोगों के साथ काम करते, वंचितों के साथ उनको जोड़ने के लिए वो एक बहुत बड़े मानवतावादी थे। और मानवतावादी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को बनाने का काम किया। अगर उन्होंने जो साहित्य रचा है, उन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया है, एक व्यक्ति के लिए संभव है ही नहीं। तो इस बात को समझना होगा आपको। मैं बहुत बोलने के लिए उत्सुक नहीं था। मैं तो यहाँ आया था, हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर सूरज मंडल जी ने मुझे बुलाया। बोलने का बहुत शौक नहीं है मुझे, इसलिए नहीं है कि बोलने के मौके आजकल डिजिटल मीडिया में मिल जाते हैं, बोल के थक गया। और यहाँ भी हमारे साथी कुछ गंभीर नहीं है, वो जिनको सुनना है वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ कि जो सवर्ण समाज पिछड़ों के साथ करता है, पिछड़ों को कम से कम दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वैसे तो ये पूरा जो समाज है 85% बहुत पीछे है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट नागपुर में नहीं बनी थी, झंडेवाला में नहीं बनी थी, वो फ्रांस के पेरिस में बनी है। और उसको झंडेवाला वाले अर्थशास्त्रियों ने नहीं बनाई है, थॉमस पिकेटी ने बनाई है। और वो बता रहे हैं कि 2012 से 22 तक उन्होंने जो स्टडी की, लुकास चांसल ने की, 3 बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस रिपोर्ट को बनाया। बताया
थी वो 18% थी, 22 में घट के 8% हो गई, 9% हो गई। SC और ST जिनकी आबादी 25% है, उनका जो भारत में धर्म हिस्सेदारी थी 1.8% थी 2012 में, थोड़ी सी बढ़ी है 2.3 हुई, और माइनॉरिटी को तो भूल ही जाइए। कुल मिला के 13%, मतलब अगर हम एक रूपक चुने कि 100 रोटियां इस देश में है तो 13 रोटी में 87 लोग जी रहे हैं, और 13 लोगों के लिए 87 रोटियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट कह रही है। ध्यान रखिए इस बात को कि संवेदनशीलता लानी होगी, सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा, जो जातीय संगठन बन चुके हैं कि खाली बस आपको सत्ता को बांटना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूँ कि हमारे जो साथी, चाहे वो हैदराबाद से आ रहे हैं, चाहे वो चेन्नई से आते हैं, बड़ी बड़ी मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह की सभाओं में भीड़ें कम हो रही हैं, हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे में हमारी जो नैरेटिव है उसमें संवेदनशीलता और सच्चाई की कहीं ना कहीं कमी है। और वो कमी क्या है कि हमको बहुत ईमानदारी से, बाबा साहब ने क्या किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की। कोई सेमिनार आपने देखा है कि किसी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का आयोजन किया हो? हर आदमी को दम है कि मैं यादव हूं। और यार एक्चुअली ओबीसी क्या है, हेटेरोजेनस ग्रुप है, और उसमें कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल की कमी है। और उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहां पर क्रिमिनल का भी कॉन्सेप्ट है। जो धनी है ओबीसी में, उसको गरीब यादव से कोई मतलब नहीं है, धनी यादव को। एससी के पास एक सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, एक दुख का एक नैरेटिव था जो उनको जोड़ता है। तो ओबीसी के लोगों को इस बात को समझना होगा कि जब तक यूनाइट नहीं होंगे, और ये सारे वर्ग ओवरऑल गरीबी में बहुत कम का डिफरेंस है, चाहे वो बीसी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल हो। कुछ लोग धनी हो गए, कुछ लोग बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये पूरा समाज बहुत दुर्दशा में है। तो उसमें जिम्मेदारी बनती है जो धनी लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि अपने लोगों को लीड करें। वो करते क्या है, खाली अपने काम में लगे रहते हैं। दिक्कतें यहीं पे है, आपको रोटी बेटी का संबंध करना होगा। आप याद रखिए कि ओबीसी की जो मजबूत जातियां, देखिए वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ब्राह्मणों का वर्ण एक है, जाति एक है, क्षत्रियों का वर्ण एक है, जाति एक है, वैश्यों का वर्ण एक है, जाति एक है, शूद्रों में 5000 जातियां ओबीसी में, दलितों में 1200 जातियां, ट्राइबल्स में जातियां ही जाती हैं। आप देखिए ना, कुर्मी और यादव स्टेटस एक ही है, झूठ मूठ का ईगो है, पशुपालक ही है और खेती करने वाले हैं, वैसे ही दलित जातियों में भी है। लेकिन ओबीसी का रोल बड़ा है, उसको बड़ा रोल प्ले करना होगा, उसको समझना होगा। लेकिन ये सब हो नहीं रहा, कोई जाति जोड़ो सम्मेलन नहीं होता है, कोई एकता पर काम नहीं है, कहाँ से आप पॉलिटिकल पावर अचीव कर लोगे? कोई आपका कल्चरल काम है? इस देश में सबसे बड़ा और जातिवादी संगठन जो है वो आरएसएस है, केवल और केवल ब्राह्मणों के उत्थान के लिए काम करता है। और कभी सावरकर को, गोलवलकर को ब्राह्मण चिंतक नहीं कहा गया, जैसे हमारे साथी ने तुरंत कह दिया कि दलित चिंतक है, मुझे कहा देगा कि बहुजन चिंतक है। तो वो नहीं कहा जाता है सावरकर को कि वो ब्राह्मण चिंतक थे, गोलवलकर को, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के स्रोत को कब्जा किया है, वहीं से वो नैरेटिव करते हैं, आपके नैरेटिव को पंक्चर करते हैं, अपने नैरेटिव को प्रोपेगेट करते हैं, फैलाते हैं। याद रखिए, आपको कई लेवल पे काम करने होंगे, संवेदनशीलता पर काम करनी होगी, यूनिटी पे काम करनी होगी, और साथ में एक दूसरे के एम्पावरमेंट पे काम करनी होगी। और ये धीरे धीरे जो बीच की दूरियां हैं वो टूटेंगी। भारत कभी बेहतर एक समाज बन ही नहीं पाएगा जब इन तबकों के बीच का एक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ईगो और दुनिया खत्म नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए पॉलिटिकल से बहुत पहले आपको कल्चरल और सोशल काम करना है, और बाबा साहब ने वो सब सारी चीजें कही थी। और सही बात है, रतनलाल जी की बात को मैं मतलब कॉपी करता हूँ, उसको एक तरह से उसको कोट करते हुए कहता हूँ कि ओबीसी को बड़ा रोल प्ले करना होगा। सही बात है, क्यों इस देश में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, व्यक्तिगत घरानों की पार्टियां हो गई, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी खाली बातें करते हैं। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा चुनाव हो पाया पिछड़ों के पीठ में, काका कालेलकर कमीशन हो या मंडल कमीशन हो, सबको सैबोटाज किया। और आज आप नैरेटिव कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, उसका स्वागत है, उस पर काम करना चाहिए, अच्छी बेहतर बात है, वो सब कुछ है। लेकिन आपने ध्यान रखना चाहिए कि कितने सेक्रेटरी दलित हैं, कब बनाओगे आप? अगर वो वर्षों से मार्जिनलाइज रहे हैं, उनका 25 बनता है तो आप कम से कम 40 दो ना उनको, 40 नहीं दे सकते, 35 दो। आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ। उनको जो वर्षों से वंचित रहे हैं, शताब्दियों से, उनको थोड़ा आगे बढ़ के प्यार को सम्मान दो, उनके नेतृत्व
स्वीकार करो ना, नहीं करना चाहता है कोई। हर कोई असुरक्षित है और चाहता है कि क्या दूसरा कोई करे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दूसरे के परिवार में पैदा हो और वो त्याग करें, भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जब तक सांस्कृतिक सामाजिक एकता नहीं होगी, काम नहीं होगा विमर्श पर, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। ओबीसी एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है, इसलिए क्राइसिस में है कि 4 किताबें नहीं हो समाज में, कोई रिसर्चर नहीं, पैसा हो जाने से भी आप पैसे को बचा नहीं पाएंगे जब तक आपका एपिस्टेमिक स्रोत या नॉलेज जो होगा उस पर आपका काम नहीं होगा। ओबीसी बहुत बड़ी क्राइसिस में है, एक बड़ी आबादी दिशाहीन है, इसीलिए भारत दिशाहीन है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ओबीसी है। इसको आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं और समझ सकता हूं, उसमें मुझे वो बहुत बड़ी समस्या दिखती है। अभी मेरे साथी ने कहा कि बोलने वाले ज्यादातर स्पीकर यादव थे, तो इन्होंने कहा कि सभी को एक एक करके यादव को बुलाएंगे। ऐसे मुझे यादव होने का कोई दम नहीं है, मेरी इंटरकास्ट मैरिज है और मैं इसी को प्रमोट करता हूँ। अच्छा, मैं रिजर्वेशन से नौकरी में भी नहीं लगा, मैं यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं इंग्लिश का, और उससे पहले मैं मेडिकल में सेलेक्ट हुआ था और सब कुछ ओपन कैटेगरी थी। और चूंकि 2007 का मैं पीएचडी हूँ, उससे पहले बीसीस के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी नहीं था। तो एक तो मैं इसलिए रिजर्वेशन की बात को समझता हूँ बीसीस के लिए, क्योंकि आप देखिए ना, 2-3 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के उनको आज तक यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं है। इतना सोया हुआ समाज है। सही कहा हमारे मेरे साथ सूरज मंडल जी ने कि वो विचित्र समाज है, इसको जागना होगा। तो हमारे साथी ने कहा कि सभी यादव हो जाएंगे। मुझे कुछ यादव, संयोग से मैं यादव जाति में पैदा हुआ हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो आवाज उठाता है उसके साथ होना होगा। हम लोग को देखना होगा कि जो ईमानदारी से हम लीड कर सके उसको आगे लेके बढ़ना होगा। और याद रखिए कि एक्चुअली सही कहा हमारे रतनलाल जी ने कि हमारा एक्चुअली हमारा जो आर्थिक इंपॉर्मेंट है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नेता बनने दीजिए दूसरों को, लेकिन नेताओं से सवाल पूछिए। आप कब पूछेंगे अपने नेताओं से कि हमारे यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल्स में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? जितने बीसीस के नेता पूछिए उनसे, और वो हमारी दुर्दशा के कारण नहीं है। तो कुल मिला के हमको सवाल करना होगा, जो बेहतर नेतृत्व दे सकता है, जो लीड कर सकता है, उसकी लीडरशिप में हमको आगे बढ़ना होगा। बेकार के द्वंद में, अहंकार में, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। कबीर ने कहा कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बांटता है नहीं आया। ब्राह्मण व्यवस्था हर स्त्री को शूद्र कहती है। और तो कबीर ने कहा कि तुम बताओ, जो अपने को श्रेष्ठ कहते हो, तुम भी तो उसी शूद्र स्त्री की योनि से ही पैदा हुए हो, मैं भी वहीं से आया हूं, सभी आए हैं, तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो गए? रैदास ने बहुत पहले कहा कि जाति जाति में जाता है जो कीर्तन के पाप, रैदास मानुष न जोड़ सके जब तक जाति न जाए। अब जातियां तो बनाई ही नहीं आपको बांटने के लिए, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं कोई चंद्रवंशी अपने को समझ रहा है, कोई सूर्यवंशी समझ रहा है, कोई यादव अपने को छत्री समझ रहा है। अरे क्या समझ रहे हो, क्या हो, उसको आप समझने की कोशिश करो ना भाई। आप क्या हो, आप मानव नहीं हो पा रहे हो। आप समाज के गरीब आदमी को 10 रुपए की चाय हंसते मन से पिला नहीं सकते हो, क्या होगा? कुछ नहीं हो, बेकार हो, 10-10 रुपए जोड़ते रहते हो, घूमते रहते हो, रेस्टोरेंट में साथी मिल गया, चुप रहे हो। ऐसा आदमी होने का क्या फायदा? फायदा वो है जो खुल के जिए, आंखों से आंखों में मिला के लोगों को प्यार कर सके। और जिंदगी याद रखिएगा, जाति वर्ण स्टेटस से ऊपर प्यार का नाम है। आपके एक्सटेंशन का नाम है जिंदगी। आपका विस्तार अगर नहीं होता है, आप हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप जिंदा लाश हैं। याद रखिएगा, आप घूमते हुए हो सकते हैं, दिखते हुए हो सकते हैं, आपके दिमाग में गंदगी हो सकती है, आपको लगता है कि मैं जी रहा हूँ, खा रहा भर पेट, निकाल भी रहा है उसको, लेकिन आप एक जिंदा लाश हैं। जिंदा लाश नहीं होना है, आपको लड़ना है अपने अधिकारों के लिए, दूसरों के लिए भी। जैसी आप दुनिया चाहते हैं, आप अगर अपने लिए स्वर्ग चाहते हैं, तो दूसरों के लिए नर्क की कल्पना नहीं कर सकते। आपको लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए, दूसरों के लिए भी, तभी एक बेहतर दुनिया बन सकती है। जियो और जीने दो। अब तो दीपो हो, तथागत बुद्ध को मानना होगा। मानना इसलिए होगा क्योंकि उनका एक समावेशी विजन था।